हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। आई एम अंकिता और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर का। तो लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने सारा का सारा जो भी रेडॉक्स रिएक्शन था उसका इंट्रोडक्शन देखा था। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट्स बहुत सारे एलिमेंट्स का कैलकुलेशन करने का ट्रिक बताया था और उसी के बाद हम लोगों ने बहुत सारे एलिमेंट्स जो थे अलग अलग कंपाउंड्स में उनका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया था उस ट्रिक का यूज़ करके। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो को देखने से पहले आपने मेरा प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसको देखना, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करना, क्योंकि ये वाला जो वीडियो ये उसी के लिंक में है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली इसको देखते हो तो फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं आपको, इसलिए सो इट्स बेटर टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के क्लास में स्टॉक नोटेशन, कि अगर आपको कोई भी फॉर्मूला दिया जाए किसी भी केमिकल कंपाउंड का तो आपको उसका स्टॉक नोटेशन कैसा लिखना होता है। सो देखेंगे स्टॉक नोटेशन के कुछ रूल्स क्या होते हैं और स्टॉक नोटेशन को कैसे लिखा जाता है। अब क्या होता है ना, अगर हम लोग को स्टॉक नोटेशन पढ़ना है तो स्टॉक नोटेशन को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक पढ़ना पड़ता है। अगर आप वो बेसिक नहीं पढ़ते हो तो आप स्टॉक नोटेशंस में मैक्सिमम टाइम्स मिस्टेक्स कर देते हो। इसलिए वो मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वो कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग को हेल्प करेगी स्टॉक नोटेशन को निकालने में। तो चलिए देखते हैं पहले उस चीज़ को। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ जो आपकी है वो ये है कि अगर आपका कोई भी मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से आ जाए, बेसिक ट्रिक्स। बेसिक ट्रिक्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ये ट्रिक देखो क्या कहती है, ध्यान से देखना है, बहुत बहुत काम की है ये ट्रिक, आपको हमेशा ही काम में आएंगी हर जगह पे, ठीक है। देखेंगे इस चीज़ को। ये ट्रिक मेरा ये कहता है कि अगर सपोज कोई भी एक ए मॉलिक्यूल मैंने लिया है, लेट अस से ए, और अगर ये मॉलिक्यूल आपके एक बी के साथ अटैच है, ये आपके अगर 2 बी के साथ अटैच हो जाए, 3 बी के साथ अटैच हो जाए, 4 बी के साथ अटैच हो जाए, 5 बी के साथ अटैच हो जाए, ठीक है। सेकेंड केस हम लोग देखेंगे, अगर एक ए आपके एक ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाए, 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाए, 3 ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाए और 4 ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाए। देखो ये वाला जो चीज़ है ना, ये आपको हमेशा हेल्प करेगा, अभी तो हेल्प करेगा ही करेगा, फ्यूचर में आने वाली वो सारी कॉम्प्लिकेशंस को भी ये चीज़ें आपकी अवॉइड कर सकती है। देखेंगे इसको। यहाँ पे मैंने ये जाना कि अगर मुझे इस ए वाले एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो सबसे पहले देखो मैं क्या करूँगी। आप लोग क्या करते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बैठ जाते हो, बट अपना दिमाग वहाँ अप्लाई करना है आपको। ये जो ए है ये कितने बी के साथ अटैच है, एक बी के साथ, है ना। ये वाला जो ए है जो आपके सेंटर का एटम है, सेंट्रल एटम है, वो एक बी को अटैच है, इसलिए इस ए के ऊपर में कितना चार्ज आएगा, +1। समझा या नहीं। देखेंगे नीचे, अगर आपका एक ए एक बी के साथ अटैच है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे, ये जो ए है ये 2 बी के साथ अटैच है, 2 बी के साथ, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा, +2। ये जो ए है ये 3 बी के साथ अटैच है, तो इस ए का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा, +3। ये जो आपका ए है ये 4 बी के साथ अटैच है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा, +4। ये जो ए है आपके 5 बी के साथ अटैच है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा, +5। इसका मतलब मैंने यहाँ पे ये जाना कि अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो किसी भी एलिमेंट का तो आपको वहाँ पे कैलकुलेट करते नहीं बैठना है। अगर आपको 2 एटम दे रखे हैं ना किसी भी कंपाउंड के अंदर में, जैसे कि ए और बी, तो आप डायरेक्टली उनका ऑक्सीडेशन नंबर, इसी का मतलब आप डायरेक्टली उनका चार्ज निकाल सकते हो, ठीक है। ये ए एक बी से अटैच है इसलिए इसका +1, ये 2 बी से अटैच है इसलिए +2, 3 बी से अटैच है इसलिए +3, 4 बी से अटैच है तो +4, और वैसे ही के वैसे ही आपको 5 बी के लिए भी करना है, ठीक है। चलिए ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया, बट काम की बात ये है कि अगर आपको उस ए के साथ में ऑक्सीजन आ जाए, मतलब कोई और एलिमेंट के जगह पे अगर आपको बी के जगह पे ऑक्सीजन वाले एलिमेंट आ जाए,
तब क्या करेंगे, दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, चलो ठीक है ये तो मैंने सीख लिया कि कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज उस सेंट्रल एटम का, बट अगर उस बी के जगह पे आ जाए ना ऑक्सीजन, तो पता है आप लोग क्या करते हो, आप लोग वही वाला ट्रिक इसके अंदर अप्लाई कर देते हो और आंसर गलत गलत निकालते जाते हो। बट आपको अपने दिमाग में एक बात फिट कर लेनी है कि ये वाले जो एटम है ना, ये वाले जो बी एलिमेंट से ये डिफरेंट है, बट अगर ऑक्सीजन के साथ में आ जाए तो केस आपका डिफरेंट होता है। ठीक है, देखेंगे इधर। सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ पे ये जानी कि भले ही यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, लेकिन आप इसको +1 चार्ज नहीं दे सकते, क्योंकि एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2। सबको पता है इतनी बात, हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक ऑक्सीजन के ऊपर में -2 चार्ज होता है। ये लास्ट वाले क्लास में भी बहुत बार डिस्कस किया था हम लोगों ने, है ना। तो अगर यहाँ पे है ऑक्सीजन एक, तो इसके ऊपर में है चार्ज -2, -2 का उल्टा क्या होता है, +2, तो इस ए के ऊपर में कितना चार्ज आएगा, +2। सबको समझ में आया। यहाँ पे क्या था, ये जो ए है ये एक बी के साथ अटैच है, तो आपने यहाँ +1 चार्ज दिया, बट ये वाला जो ट्रिक था, ये वाला जो रूल है, वो आपको ऑक्सीजन के केस में अप्लाई नहीं करना है। ऑक्सीजन का केस थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये जाना कि यहाँ पे एक जो ए है वो एक ऑक्सीजन से अटैच है, और एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2। -2 का उल्टा कितना हो जाएगा, +2। समझ गया ना। चलिए देखेंगे आगे। आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2, बट यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, है ना, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 2 जार कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, फिर से देखो, एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, तो चार्ज कितना रहेगा, -4। -4 का उल्टा क्या होता है, +4, तो ए का चार्ज कितना रहेगा, +4। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। यहाँ पे आपके ऑक्सीजन है 3, एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2, तो 3 ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा, -6। ठीक है, -6 का उल्टा क्या होता है, +6, तो ए के ऊपर कितना चार्ज रहेगा, +6। चलिए और बढ़ेंगे आगे। आगे मैंने यहाँ पे ये जानना, एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2, यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है, 4, तो कितना चार्ज रहेगा, -8, है ना। एक ऑक्सीजन के ऊपर है -2 चार्ज है, ऑक्सीजन है 4, तो 4 2 जार कितना होता है, -8। -8 का उल्टा क्या होता है, +8, तो इस ए के ऊपर में कौन सा चार्ज आएगा, +8। तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर, इसी का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम का कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको अदर एलिमेंट्स है तो आप ऐसे करेंगे, बट अगर आपके एलिमेंट्स में आ जाए ऑक्सीजन, तो आपको वैसे केस में आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का ट्रिक रहेगा वो अलग रहेगा। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, अब ये चीज़ आपने सीख ली कि आपको कंपाउंड की हेल्प से सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है। बट अब आपको ये वाली चीज़ जो है ना, जो मैंने आपको क्लियर करवाई है, जो बेसिक पार्ट था, वो हम लोग को अब स्टॉक नोटेशन वाली चीज़ों में अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अप्लाई किए बिना कभी आपको समझ में नहीं आएगा कि सच में आपको वो चीज़ समझी या नहीं समझी। कभी भी आप कोई भी कंसेप्ट को पढ़ते हो तो आप उसको क्वेश्चंस पे अप्लाई करो, मतलब हम लोग को आइडिया आएगा कि हमें समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर हो गया। कोई भी एलिमेंट है तो आप लोग बिल्कुल इस तरीके से उसका निकालेंगे, बट अगर आपके आ जाए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के केस में ये वाला ट्रिक अप्लाई मत करना। ठीक है, ऑक्सीजन का बस आपको अलग ही चलता है कि एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2, 2 के ऊपर में कितना होता है, -4, 3 के ऊपर में कितना होता है, -6, -2 का उल्टा कितना होता है, +2, तो जो इसके ऊपर चार्ज आएगा उसका उल्टा इसके ऊपर रख देना। ठीक है, वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल था। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे स्टॉक नोटेशन को। सो नाउ इट्स द टाइम टू स्टडी स्टॉक नोटेशन। देखते हैं, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका स्टॉक नोटेशन। चलिए देखते हैं स्टॉक नोटेशन क्या कहता है। सपोज आपका कोई भी कंपाउंड आपने लिया है, लेट अस से आपका कंपाउंड है A, B और ले लो ये है आपका X। आपके कंपाउंड का नाम है ABX। तो देखो आप कैसे लिखोगे, ऐसे केस में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आप लिखोगे A को, मतलब ये है आपका कोई भी कंपाउंड। ठीक है, इस कंपाउंड में का A आपको सबसे पहले लिखना है। ठीक है,
उसके बाद आपको देने का है ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद में क्या आएगा बी, बी के नीचे में क्या है एक्स। सबको इतना क्लियर हो गया? तो मैंने कंपाउंड को कैसे देखा, मेरा कंपाउंड है ए बी एक्स, तो सबसे पहले मैंने ए को यहाँ रख दिया, बीच में एक ब्रैकेट ड्रॉ कर लिया, फिर मैंने बी को रख दिया और बी के नीचे में जो था उसको एज इट इज़ दिखा। तो क्या मैंने अभी तक कुछ स्टेप परफॉर्म किए? नहीं किए, सिर्फ मैंने इन दोनों को एज इट इज़ देख के लिख लिया, बीच में स्पेस दे दी और स्क्वायर और गोल वाले ब्रैकेट लगा दिए। चलिए देखेंगे आगे। आगे मैंने यहाँ पे ये जाना, दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि चलो ये तो मैंने लिख दिया, बट यहाँ पे आएगा क्या? तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपका आता है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए इन रोमन लेटर। तो यहाँ पे आपको इस ब्रैकेट के अंदर में ए का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने का है रोमन लेटर में। समझा या नहीं? तो चलिए देखेंगे इस चीज़ को आगे। सपोज मैं आपको कोई भी एक एग्जाम्पल दे दूँ। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेंगे SnCl2 का। तो अगर मैं ले रही हूँ SnCl2 का एग्जाम्पल, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ये तो लिखना बहुत ही आसान है, जैसा दिया है बिल्कुल आप वैसे देख के लिख लेंगे, लेकिन काम की बात जो है वो यहाँ पे ये है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालते आना चाहिए। अगर ऑक्सीडेशन नंबर ही निकालते नहीं आएगा तो रोमन लेटर में कहाँ से लिखेंगे? रोमन लेटर तो हर किसी को आते हैं, बट ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालते आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ठीक है, तो वो मैंने आपको अभी बता दिया कि कैसे निकालना है, बस वही वाली चीज़ को अभी अप्लाई करना है, वही वाली चीज़ को भी यूज़ करना है। इसीलिए मैंने आपके वो पहले क्लियर किए ताकि अभी आपको प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए। जिसको ये नहीं पता मैं उनके लिए कुछ और भी लिख देती हूँ यहाँ पे कि जो भी 1 होता है उसको आप रोमन लेटर में कैसे लिखते हो, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा काम का है। कुछ लोग होंगे जिनको ये भी नहीं पता, वो डायरेक्ट न्यूमेरिक वैल्यू ही लिख देते, बट आपको वहाँ रोमन लेटर में ही लिखना है। अगर रोमन लेटर में नहीं लिखोगे तो वो स्टॉक नोटेशन नहीं रहेगा। ठीक है, 1 को हम लोग लिखते हैं इससे 2 3 4 5 6 7 और 8, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो ये रहे आपके रोमन लेटर्स। चलिए बढ़ेंगे आगे। सपोज ये है आपका SnCl2, तो अगर मुझे इसका लिखना है स्टॉक नोटेशन, तो देखेंगे हम लोग कैसे लिखेंगे इसका स्टॉक नोटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टॉक नोटेशन अगर आपको लिखना है तो आप लोग कैसे लिखते हो? यहाँ पे क्या है Sn, ये जो Sn है ये कितने क्लोरीन से अटैच है? 2 क्लोरीन से, है ना। ये Sn 2 क्लोरीन के साथ अटैच है, तो इस Sn के ऊपर में कितना चार्ज आएगा? +2। समझा या नहीं? ये जो Sn है ये 2 क्लोरीन के साथ में अटैच है, तो इस Sn के ऊपर में कितना चार्ज आएगा? +2। बिल्कुल मैं ऐसे लिखूंगी Sn। देखो सबसे पहले जैसा एलिमेंट है वैसे आपको लिखना है। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, सर्कल ब्रैकेट लगाएंगे, गोल वाले ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे क्या है? Cl के नीचे में क्या है? 2। देखो जैसा दिया था बिल्कुल मैंने वैसा ही देख के लिख दिया। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है Sn का? 2। तो 2 को रोमन लेटर में कैसे लिखते हैं? आई होप सबको ये चीज़ एकदम बेस्ट तरीके से क्लियर हो गई। जैसा था वैसे देख के लिखना है, बीच में स्पेस दे के ब्रैकेट लगा के यहाँ 2 है तो 2 लिख दिया। ठीक है, चलिए करेंगे SnCl4 को। SnCl4 में मैंने यहाँ ये जाना कि ये जो आपका Sn है ये कितने क्लोरीन के साथ में अटैच है? 4 क्लोरीन के साथ में, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा? +4, है ना। 4 क्लोरीन के साथ अटैच है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा? +4। तो जैसा है वैसे लिखेंगे Sn, फिर आएगा ब्रैकेट, Cl कितने हैं? 4, Cl4। मुझे बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पे Sn का? 4। तो 4 को रोमन लेटर में कैसे लिखते? ऐसे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका AuCl, और उसके बाद वाला एग्जाम्पल है आपका AuCl3। ठीक है, करेंगे इस चीज़ को। इसमें मैंने यहाँ पे ये जाना कि यहाँ पे जो ये Au है ये कितने क्लोरीन के साथ अटैच है? कोई भी नंबर अगर नहीं रहता है इसका मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर रहता है? 1, है ना। अब यहाँ पे ये जो Au है कितने क्लोरीन के साथ अटैच है? 1। तो इसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा? +1। इसको भी लिखेंगे, ये है आपका Au, बीच में आएगा ब्रैकेट और Cl 1 टाइम्स। अब मुझे बताओ यहाँ पे Au का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +1। 1 को रोमन लेटर में ऐसे लिखा जाता है।
चलिए बढ़ेंगे आगे। अगर मुझे लिखना है इसको तो मैं कैसे लिखूंगी, AU, लेकिन उससे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। ये वाला जो AU है कितने क्लोरीन के साथ अटैच है, 3, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +3। चलिए लिखते हैं AU ब्रैकेट Cl 3 टाइम्स। इस AU का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, 3 टाइम्स। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। ये एग्जाम्पल इनफ है, MgO2। देखो जब आपको ये वाला एग्जाम्पल करना है तो मैंने आपको बताया था कि जब आप नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो वो आप लोग निकाल सकते हो, बट अगर आपको केस आ जाए ऑक्सीजन वाला तो ऐसे केस में आपको थोड़ा अलग वे यूज़ करना है। तो अलग वे में यहाँ पे मैंने ये जाना, एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना आता है, -2। एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2। यहाँ पे आपके ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो इसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा, -4, है ना। और -4 का उल्टा क्या होता है, +4, ठीक है। एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2, ऑक्सीजन है आपके 2, तो चार्ज कितना रहेगा, -4। -4 का उल्टा क्या होता है, +4। तो अगर मेरे को इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, Mg ब्रैकेट, ठीक है, O2 टाइम्स। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 4, तो 4 को रोमन लेटर में लिख देंगे। तो ये हुआ आपका स्टॉक नोटेशन। आई होप ये चीज़ एकदम आपके बेस्ट तरीके से क्लियर हो गई है। बस याद आपको ये रखना है कि अगर ऑक्सीजन वाला केस आ जाए तो आप नॉर्मल तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालते हो, क्योंकि एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट। अब जो आपका नेक्स्ट हेडिंग है वो ये है कि आपको अगर कोई भी मैं रेडॉक्स रिएक्शन दे दूँ और आपको प्रेडिक्ट करने लगा हो कि बताओ ऐसी कौन सी स्पेसीज है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसी कौन सी स्पेसीज है जिसका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो वो हम लोग को करना है। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे प्रेडिक्शन। तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हो, प्रेडिक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट एंड प्रेडिक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन। तो करते हैं उस चीज़ को, डन, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका प्रेडिक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। प्रेडिक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही कहा जाता है ऑक्सीडेंट। एंड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को ही कहा जाता है रिडक्टेंट। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों को अपने दिमाग में एक चीज़ फिट कर लेनी है। अगर मैं सबसे पहले तो मैंने आपको प्रीवियस वाले लेक्चर्स में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया था, रिड्यूसिंग एजेंट बताया था कि उनका काम क्या होता है, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, वो कैसे एक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बताई थी। तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उसको देखना, नहीं तो देखो प्रॉब्लम जाएगी। हर स्टेज पे लास्ट वाले क्लास, मतलब जो इसका पहला वाला क्लास था प्रीवियस वाला, उसमें मैंने सब बेसिक बताया, ठीक है। देखते हैं आगे। मैंने यहाँ पे ये जाना कि अगर आपको मैं कोई भी रिएक्शन दे दूँ तो भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्पेसीज रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सी स्पेसीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैं ऐसे थोड़ी देख के बता सकता हूँ। तो हमारे पास है उसके लिए ट्रिक कि हम लोग कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कोई भी चीज़ को कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो चलिए देखते हैं कैसे याद करना है आपको। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ एक टाइप की ट्रिक। वो ट्रिक अगर आपके दिमाग में आ गई, फिट हो जाए, तो आपको एकदम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट निकालना एकदम आपके लिए ईजियर वर्क हो जाएगा। तो चलिए देखेंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये बताना है कि आपको सबसे पहले जो है वो कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन स्टेट को। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करेंगे। हर एक चीज़ का आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। जो भी चीज़ आपको रिएक्शन में दे रखी है, इन अ रिएक्शन ऑफ एलिमेंट इन अ रिएक्शन, मतलब जो भी आपको गिवन रिएक्शन दे रखी है ना, मतलब ये आपको जो भी मेनली रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी है ना, आप लोग हर एक टर्म का ऑक्सीडेशन नंबर, इसी का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लो। चलिए देखेंगे आगे। आगे आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, बहुत काम का है। अगर कोई भी चीज़ का हो रहा है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान से देखना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर अगर होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है ना, तो उस स्पेसीज का ऑक्सीडेशन हुआ है, उस स्पेसीज का ऑक्सीडेशन हुआ है।
और अगर उस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हुआ है तो वो स्पीसीज कैसा है? रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने आपको बताया था एक ऐसा एजेंट जो दूसरों का क्या करवाए? रिडक्शन। एक ऐसा एजेंट जो दूसरों का क्या करवाए? रिडक्शन। और उसका खुद का क्या होता है? उल्टा। मतलब एक ऐसा एजेंट जो दूसरों का रिडक्शन करवाता है उसका नाम होता है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो दूसरों का क्या करवा रहा है? रिडक्शन। जैसे काम वैसे नाम, जैसे इंसान के काम होते हैं वैसे उनका नाम लिया जाता है। तो यहाँ पे जो एजेंट है वो दूसरों का रिडक्शन करवा रहा है, तो उसका नाम क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसका खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो उसका खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। समझा या नहीं? तो अगर आपको कहीं पे भी दिख जाए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, उसी का मतलब वो रिएक्शन कौन सी है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जब ऑक्सीडेशन होता है इसका मतलब उस एजेंट का नाम क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। समझा या नहीं? चलिए एक और चीज़ कर लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे सपोज कुछ ऐसा आ जाए, थर्ड वाला केस अगर मैं आपको ऐसा दे दूँ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अगर आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना वो डिक्रीज हो जाए, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाए, ध्यान से देखो, जब आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो उस रिएक्शन का नाम होता है ऑक्सीडेशन। तो जब आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा उस रिएक्शन का नाम क्या रहेगा? रिडक्शन। ठीक है। आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि अगर रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो रही है तो वहाँ पे एजेंट का नाम है रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर रिएक्शन रिडक्शन हो रही है तो वहाँ पे एजेंट का नाम क्या रहेगा? उसका उल्टा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बस इतना समझ लो कि सबसे पहले आपको जो भी रेडॉक्स रिएक्शन दी रहेगी आप उसको बैलेंस कर लोगे। बैलेंस मतलब आप उनको ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, सभी के ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ठीक है। और देखो कि कौन से एलिमेंट का इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में। जब एलिमेंट का इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में तो आप उस चीज़ को कौन सी रिएक्शन बोलते हो? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर है तो एजेंट का नाम क्या रहेगा? रिड्यूसिंग एजेंट, उसका उल्टा। सिमिलरली अगर आपके ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होता है तो उस रिएक्शन का नाम क्या रहता है? रिडक्शन रिएक्शन। अगर रिएक्शन का नाम है रिडक्शन रिएक्शन तो एजेंट का नाम क्या रहेगा? उसका उल्टा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए अब करेंगे इस ट्रिक को अप्लाई। सबसे पहले तो आप लोग इस ट्रिक का ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए इस ट्रिक का यूज़ करके हम लोग कर रहे हैं आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व इस रेडॉक्स वाले रिएक्शन के। तो ये न्यूमेरिकल जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है आपके पेज नंबर 85 पे, स्टेट बोर्ड के 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 85 पे प्रॉब्लम 6.4। प्रॉब्लम 6.4 जो है पेज नंबर 85 का, उसको हम लोग रिसेंटली डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। प्रॉब्लम 6.4, तो आपको एक क्वेश्चन में रिएक्शन दे रखी है। वो रिएक्शन मेरी ये कहती है H3ASO3 प्लस BrO3 1 माइनस गिव्स Br1 माइनस प्लस H3ASO4। ये रिएक्शन आपको पेपर में मतलब कोई भी जगह पे आपको अगर सपोज दे रखी है तो आपको बताना है कि कौन सी स्पीसीज जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रही है और कौन सी स्पीसीज जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रही है। चलिए देखेंगे इसको। सबसे पहले तो काम आपको ये करना है कि आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है अलग अलग एलिमेंट्स का रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर में। ठीक है, चलिए देखेंगे। अब काम की चीज़ ये है, आप लोग बोलेंगे कि मैम यहाँ पे तो बहुत सारे एलिमेंट है, तो मैं क्या हर एक का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते बैठूँ और फिर कैलकुलेशन करूँ? तो ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पे आपको अपना दिमाग यूज़ करना है। देखो मैं क्या बता रही हूँ, सबसे ध्यान से सुनो। यहाँ पे ये भी है 3, ये भी है 3, ये वाला एलिमेंट कितने हैं? एक ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये भी है 3, ये भी है 3, बट ये कितना है? 1। तो बस मैं यहाँ पे इसी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगी। अब इसमें से देखो, ये वाला एलिमेंट ऑक्सीजन जो है आपके 3 है, बट यहाँ पे ब्रोमीन कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 1 ही है। तो एक वाले का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मेरे लिए बहुत आसान होता है, इसलिए मैं तो हमेशा ऐसा ही करती हूँ।
अगर आपको सबका ही निकालते बैठना है तो आप लोग निकालो, उसमें 1 घंटा चल जाएगा। हम लोग को टाइम भी तो सेव करना है ना। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसका ही निकालूंगी, क्योंकि ये दोनों 3-3 है, ये एक ही है तो आसान है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसकी तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसका ही निकालूंगी। अब अगर मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पे ब्रोमीन का निकाला है तो यहाँ पे भी मैं किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगी? ब्रोमीन का। अगर मैंने यहाँ पे आर्सेनिक का निकाला है तो यहाँ पे भी मैं किसका निकालूंगी? आर्सेनिक का। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको प्रेडिक्ट करना है कि कौन सी स्पेसीज है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सी स्पेसीज है रिड्यूसिंग एजेंट, तो सबसे पहले आप रिएक्शन को एज इट इज़ लिख देंगे। डन। नेक्स्ट काम आप क्या करेंगे? आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते वक्त आप वही एलिमेंट्स को सिलेक्ट करो जो सिंगल सिंगल है, जिससे हमारी कैलकुलेशंस बहुत ईजियर बन जाते हैं और प्रेडिक्शन बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे है आर्सेनिक, यहाँ पे है ब्रोमीन, क्योंकि सिंगल सिंगल थे तो मैंने इनको सेलेक्ट किया। अब मैंने आगे यहाँ पे ये जाना कि अगर आपने यहाँ ब्रोमीन लिया है ना, तो आपको राइट हैंड साइड में भी ब्रोमीन ही लेना है। ऐसा नहीं कि आप राइट हैंड साइड में कुछ और लोगे, ऑक्सीजन वगैरह। यहाँ ब्रोमीन को लिया है तो यहाँ भी आप ब्रोमीन को ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आपने आर्सेनिक लिया है तो यहाँ पे भी आप आर्सेनिक को ही सिलेक्ट करेंगे। चलिए, अब मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत बेस्ट तरीके से सिखाया था। कब? लास्ट वाले क्लास में। तो हम लोगों को बस वही वाली चीज़ का यहाँ पे यूज़ करना है, इसलिए आपने अगर नहीं देखा है तो उसको देखो, उसके बाद ही इसको कंटिन्यू करो। चलिए करेंगे। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी देख लो। यहाँ साइड में H3ASO3, मुझे यहाँ पे इसका निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। जिस भी एलिमेंट का मुझे निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, मैं उसको रिप्रेजेंट करूँगी X से। हमारा पुराना वाला स्टाइल, बीच में हम लोग हमेशा कौन सा साइन लगाते हैं? प्लस। चलिए करेंगे इसको। मुझे एक बात बताना कि इस हाइड्रोजन के नीचे में कितने नंबर है? 3, इसलिए मैं लिखूँगी 3 × हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना होता है? मैंने आपको बताया था कि अगर हाइड्रोजन किसी भी मेटल को अटैच हो तो हाइड्रोजन के ऊपर में चार्ज आता है -1। बट अगर हाइड्रोजन अटैच हो किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को, जैसे कि नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट या ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट, तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? +1। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी +1, ठीक है। चलिए करेंगे आगे। यहाँ पे है आपका प्लस साइन। ऑक्सीजन के नीचे कौन सा नंबर है? 3, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है? -2, ठीक है। 3 × 1 = 3 प्लस x, 3 × 2 = 6 = 0, x - 3 = 0। जब -3 एरो के उस साइड में जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? +3। तो यहाँ पे जो आर्सेनिक है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है आपका? +3। समझा या नहीं समझा? चलिए करेंगे आगे। आगे मुझे निकालना है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट Br का, तो देखो उसको लिख देंगे BrO3 1-। ये देखो, ये सब मैंने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस करा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे मुझे इसका निकालना है। जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे निकालना होता है उसको मैं कौन से साइन से रिप्रेजेंट करती हूँ? X से। बीच में हमेशा कौन सा साइन? प्लस। ऑक्सीजन के नीचे कितना नंबर है? ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है? -2। अब मुझे बताओ, इस मॉलिक्यूल के ऊपर में ओवरऑल चार्ज है -1। अगर चार्ज हो जाए मॉलिक्यूल के ऊपर में -1 तो आप लोग क्या करते हो? +1। तो आपका x का वैल्यू कितना आएगा? -6 + 1 = 0, x - 5 = 0। तो -5 इधर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? +5। ये भी मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में डिस्कस कराया था। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +5। चलिए, अब यहाँ पे तो देखो निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक ही Br है, उसके ऊपर चार्ज है -1, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -1। अब मुझे निकालना है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ इस वाले एलिमेंट की, तो आपका एलिमेंट है H3ASO4। मुझे इस एलिमेंट का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका निकालना है तो मैं इसको लिखूँगी X, बीच में हमेशा कौन सा साइन? प्लस। इस हाइड्रोजन के नीचे कितने नंबर है? 3 × हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अटैच है, मतलब ये नाइट्रोजन फैमिली या ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट को, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा? +1। ऑक्सीजन के नीचे कौन सा नंबर है? 4। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है? -2 = 0। देयरफॉर 3 × 1 = 3 प्लस x - 8 = 0, x - 5 = 0। -5 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? +5, है या नहीं? तो मैं यहाँ पे लिखूँगी +5। तो आपको इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना है। बुक में ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्ट देखे रखिए, बट वैसा आप लोग नहीं कर सकते। चलिए देखेंगे आगे। सबसे पहले तो आप लोग एक कसम खा लो
कि जब भी आप इस टाइप के रिएक्शन को करोगे तो कसम खाओ कि अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में आर्सेनिक को देखा है तो आपकी नज़र राइट हैंड साइड में भी आर्सेनिक की तरफ ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड में किसी और को देख रहे हो, राइट हैंड साइड में किसी और को। जब भी आप 12th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री में कंपैरिजन कराना चाहते हो तो अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में आर्सेनिक को देखा है तो राइट हैंड साइड में भी आप आर्सेनिक को ही देखोगे, ऐसा नहीं कि ब्रोमीन को देखेंगे। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में ब्रोमीन को देखा है तो राइट हैंड साइड में आप किसको देखोगे? ब्रोमीन को ही देखोगे। जिसको लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे राइट हैंड साइड में भी उसी को देखना है। चलिए करेंगे। अब मुझे एक बात बताना कि यहाँ पे आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में आर्सेनिक को देखा है तो राइट हैंड साइड में भी मैं किसको देखूंगी? आर्सेनिक को ही देखूंगी। यहाँ पे भी है आर्सेनिक, यहाँ पे भी है आर्सेनिक। यहाँ पे इसका चार्ज है +3, यहाँ पे इसका चार्ज है +5। तो चार्ज जो है वो 3 से 5 की तरफ गया है, मतलब आपका चार्ज क्या हुआ है? इंक्रीज। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ कि जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ऑक्सीडेशन नंबर वो हुआ है आपका इंक्रीज। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर होता है इंक्रीज तो रिएक्शन का नाम क्या रहता है? रिएक्शन का नाम रहता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यस और नो? क्योंकि कभी भी अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो रिएक्शन का नाम होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और एजेंट का नाम क्या होता है? उसका उल्टा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या रहेगा आपका? रिड्यूसिंग एजेंट। समझा या नहीं समझा? तो आपका ये वाला जो है वो क्या रहेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको एक जगह पता चल जाए कि एक है आपका रिड्यूसिंग एजेंट तो सोचने की बात है दूसरा वाला क्या रहने वाला है? ऑब्वियसली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये वाला जो है ये वाला आपका क्या रहेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। तो सबसे पहले जो रिएक्शन दी थी आपने उनको एज इट इज लिख दिया, बैलेंसिंग का कोई नीड नहीं है, बैलेंसिंग मत कराओ। ठीक है। आप उनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर उन्हीं एलिमेंट का निकालो जो सिंगल है, क्योंकि उससे कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में इसका अगर देख रहे हो तो राइट हैंड साइड में इसी का देखना है, लेफ्ट हैंड साइड में इसका देखोगे तो राइट हैंड साइड में इसी का देखोगे। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो रिएक्शन का नाम होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और एजेंट का नाम उसका उल्टा, रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर एक हो जाए रिड्यूसिंग एजेंट तो सोचने की बात है दूसरा वाला क्या रहेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो लोग लास्ट क्लास को देखो, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे आपके नेक्स्ट पार्ट को, जो कि है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन से पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर मैं बात कर रही हूँ ना एंट्रेंस वाले पार्ट की, तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि आप लोग वो मेथड को देख के इतना डर जाते हो कि बाप रे यहाँ पे इतने बड़े बड़े स्टेप्स हैं, और देख के उस चीज़ को पहले ही छोड़ देते हो। लेकिन मैं आपको आज के क्लास में गारंटी देती हूँ कि मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँगी ना ये मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, कि आपको इससे इजी और कोई चीज़ लगेगी नहीं। इतना ज़्यादा इजी लगेगा ये वाली चीज़। बस इसको देख लो एक बार अगर आपने देख लिया ना, एक बार अगर आपने समझ लिया ना, तो सारे के सारे रिएक्शंस आपके लिए एकदम ही आसान रहेंगे। इतने फास्ट आप उनको बैलेंसिंग करोगे, और आपको सबसे ईजीएस्ट पार्ट भी यही लगेगा। और अगर ये अभी नहीं आएगा ना, तो 12th में जब इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस आएंगे SNP ब्लॉक में, तो वहाँ पे भी आपको बैलेंसिंग करते नहीं जमेगा। इसलिए उससे अच्छा अभी सीख लो। MST CT या आपको JEE नीट में भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तब भी आपको ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा काम करेगी, क्योंकि मैं आपको इतने लंबे चौड़े इसमें नहीं पढ़ाने वाली हूँ। मैं आपको ट्रिकफुली पढ़ाऊँगी कि इसको कैसे क्या बैलेंस करने का है। इतनी लंबी चौड़ी मेथड को देखने के लिए किसके पास टाइम है? तो देखेंगे उस ट्रिक के साथ में। तो सबसे पहले आपका हेडिंग है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे काम की चीज़ जो है यहाँ पे वो ये है कि अगर आपको किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करवाना है तो आपके पास में 2 टाइप की मेथड होती है। ठीक है। जो पहली मेथड होती है वो होती है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और जो आपकी दूसरी मेथड होती है वो होती है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड।
तो अगर आपको एंट्रेंस में सपोज कोई क्वेश्चन आ जाए कि रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करो, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर आपको एंट्रेंस में कोई क्वेश्चन आ जाए कि रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करो, तो आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर वाले मेथड से ही करोगे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से मत करना, क्योंकि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है ना रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने की, वो बहुत बड़ी मेथड है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइप की मेथड है अगर मैं कंपेयर करूँ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। अगर आप थ्योरी का पेपर दे रहे हो 11th का, अगर आपको कोई पूछता है कि बैलेंस करो रेडॉक्स रिएक्शन को यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो आप इस मेथड को फॉलो करोगे। अगर आपको कोई बोलता है कैलकुलेट या बैलेंस करो रेडॉक्स रिएक्शन को यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तभी जाके आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को यूज़ करोगे। बट अगर आपको कोई एंट्रेंस का क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसमें आपको बैलेंसिंग करना है रेडॉक्स रिएक्शन की, तो आप हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का यूज़ करो, क्योंकि ये वाली जो मेथड है ना ये इजी है, और ये वाली जो मेथड है इसको टाइम लगता है, ठीक है। चलिए, अब जो ये वाली मेथड है ये भी आपके दो टाइप के मीडियम में होती है। एक होता है आपका एसिडिक मीडियम और ये होता है आपका बेसिक मीडियम, ठीक है। ये वाली जो मेथड है ये भी आपके दो टाइप के मीडियम में होती है। ये होता है आपका एसिडिक मीडियम और ये भी होगा आपका बेसिक मीडियम में। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना समझ लो कि ये मेथड टफ भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन आज पहले ये क्लास में ये चीज़ सीख लो, क्योंकि अगर ये चीज़ समझ गई ना तो एंट्रेंस के क्वेश्चन इसी मेथड से लगा सकते हो। दोनों मेथड से बैलेंसिंग सेम ही होने वाली है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो मेथड है बट काम तो एक ही होगा ना, क्या, रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग, ठीक है। पहले ले लो इसका स्क्रीनशॉट, पहले देखेंगे इसको, फिर देखेंगे उसी में इसको बढ़ा दूंगी मैं। ये भी आप लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है कि बेसिक मीडियम का बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत सारे स्टेप्स है, बट अब ऐसा नहीं होगा, मैं आपको उसको भी एकदम बेस्ट तरीके से समझा के दूंगी। तो सबसे पहले ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, अब हम लोग देखेंगे स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व होती है इन दी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। जब मुझे आपको स्टेप्स पढ़ानी है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की, तो आपको बस इतना समझ लेना है कि वो स्टेप्स आपको बुक से नहीं पढ़नी है, क्योंकि बुक में आपको खूब बड़े बड़े पॉइंट्स दे रखे कहानी के फॉर्म में लंबी लंबी, तो उतनी लंबी लंबी कहानी पढ़ने के बाद कोई मतलब नहीं है। अगर आपको बैलेंस ही करते नहीं आ रहा है तो मैं आपको कुछ लिमिटेड 3 या 4 ही पॉइंट लिखाऊंगी एक एक लाइन के, वो पॉइंट पढ़ लिए ना तो बैलेंसिंग तो वैसे ही आ जाएगा, फिर मैं आपको उनको अप्लाई करके दिखाऊंगी। चलिए देखेंगे स्टेप्स को, लेकिन ये स्टेप्स को हो सके तो आप लोग मेक अ नोट टू राइट इट, ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है आपका स्टेप्स इन्वॉल्व। स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। देखो, ये स्टेप आप बुक की स्टेप से मैच करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि बुक में जो स्टेप्स है वो बहुत बड़ी चौड़ी, बहुत लंबी चौड़ी दे रखी है ना। हम लोग को एकदम शॉर्ट वाली ट्रिक्स को देखना है, तो इसीलिए मैं आपको शॉर्ट वाले स्टेप्स बता रही हूँ। तो वो स्टेप्स वो हैं जो आपको हेल्प करेंगे। स्टेप्स को रट्टा मत मारना, कोई भी पेपर में स्टेप्स नहीं पूछता है, कोई भी आपको अप्लाई करने के लिए बोलेगा रिएक्शन पे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप रहेगा आपका राइट अनबैलेंस रिएक्शन। राइट अनबैलेंस रिएक्शन, and calculate the oxidation state of each and every element and calculate the oxidation state या ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपको सबसे पहले कोई भी रिएक्शन को अनबैलेंस फॉर्म में लिखना है और साथ ही साथ आपको हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सेकेंड पॉइंट जो आपको करना है यहाँ पे वो ये है कि देखना है कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है। कैलकुलेट द चेंजेस इन इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट द चेंजेस इन इलेक्ट्रॉन, कि आपके जो इलेक्ट्रॉन है, इससे पहले हम लोग एक और स्टेप कर लेते हैं। सेकेंड जो स्टेप रहेगी आपकी वो ये रहेगी कि आपको वहाँ पे एटम्स को बैलेंस करना है। एटम्स, बैलेंस द एटम्स, मैं ऐसा लिख सकती हूँ, आपका सेकेंड स्टेप रहेगा बैलेंस द एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एटम्स को क्या करना है, बैलेंस, ठीक है। थर्ड स्टेप रहेगा आपका, आपको निकालना है कैलकुलेट द चेंज इन
ऑक्सीडेशन नंबर, आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का है। समझ गया? तो पहला स्टेप क्या है कि आपको अनबैलेंस रिएक्शन को एज इट इज़ देख के लिखना है। सेकेंड स्टेप कहता है कि आपको बैलेंस करना है एटम्स को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। थर्ड स्टेप करता है आपको निकालना है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, उसके बाद में आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, देन क्रॉस मल्टीप्लाई। आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। बट आपको ये बात अच्छे से याद रखना है कि अगर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, इफ सिंपलेस्ट रेशो इज पॉसिबल, इफ सिंपलेस्ट रेशो इज पॉसिबल, देन टेक सिंपलेस्ट रेशो। तो अगर आपका सिंपलेस्ट रेशो पॉसिबल है तो ऐसे केस में आप सिंपलेस्ट रेशो को लेंगे। ठीक है, देखो ये चीज़ समझने में तो बड़ी अटपटी लग रही होंगी कि कैसे क्या, कहाँ से क्या आ गया, बट आपको अब मैं इस चीज़ों को जब अप्लाई करके दिखाऊंगी ना तो आपको इससे ईजी चीज़ और कुछ भी नहीं लगेंगे, बिलीव मी। फिफ्थ स्टेप आपका रहेगा देन ऐड पानी। आपको पानी को ऐड करना है, इसी का मतलब आपको वाटर को ऐड करना है टू दैट साइड विच कंटेन्स, आपको पानी को ऐड करना है, इसी का मतलब आपको वाटर को ऐड करना है टू दैट साइड विच कंटेन्स लेस ऑक्सीजन एटम्स और नो ऑक्सीजन एटम्स। तो कहना मुझे ये है कि आपको पानी को ऐड करने का है, आपको वाटर को ऐड करना है उस साइड में जिस साइड में आपके ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? लेस। जिस साइड में आपके ऑक्सीजन एटम एक तो नहीं है या तो है। फिर आपका लास्ट पॉइंट कहता है देन ऐड H प्लस आयन टू द अपोजिट साइड ऑफ वाटर, देन ऐड H प्लस आयन टू द अपोजिट साइड ऑफ वाटर and finally the reaction is balance। ठीक है, तो पहला पॉइंट मेरा ये कहता है कि आपको सबसे पहले अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखने का है, मतलब रिएक्शन को लिखना है और उनके ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना है। सेकेंड पॉइंट मेरा ये कहता है कि मुझे सबसे पहले तो एटम्स को बैलेंस करना है, एटम्स को बैलेंस करना पड़ेगा। उसके बाद आप निकालेंगे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज है। उसके बाद में आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर सिंपलेस्ट रेशो पॉसिबल है तो आप उसको निकालेंगे। उसके बाद आपको ऐड करना है पानी को उस साइड में जिस साइड में ऑक्सीजन क्या है? लेस, या तो ऑक्सीजन है ही नहीं। आपको H प्लस आयन को ऐड करना है उसके अपोजिट साइड में और आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। मुझे गारंटी के साथ पता है कि ये स्टेप्स कुछ भी काम के नहीं है, क्योंकि ये स्टेप्स को देखने के बाद, पढ़ने के बाद कुछ भी दिमाग में जाता ही नहीं है कि करना क्या है एक्चुअली, क्योंकि ये तो सारे इंग्लिश के बड़े बड़े सेंटेंसेस है। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली करना क्या है, और वो करना जो हम लोग देखेंगे ना वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसका एक्चुअली कुछ भी नीड नहीं है, बट मैंने फॉर्मेलिटी के तौर पे आपको इजी वे में लिखा दिया। तो चलिए देखेंगे उस ट्रिक को कि कैसे हम लोग को रिएक्शन को करने का है बैलेंस। देखते हैं, चलिए अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना है, बहुत काम का पार्ट है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेज नंबर 86 के आपके स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम नंबर 6.5 को। सो वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ पेज नंबर 86 प्रॉब्लम 6.5। ठीक है, देखते हैं इस चीज़ को, एकदम ध्यान से सुनना। इतने बड़े स्टेप्स को करेंगे ही नहीं, डायरेक्टली करेंगे फटाफट। सो क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है आपका 6.5। प्रॉब्लम 6.5 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपका रिएक्शन है MnO4 उसके बाद में आपको दे रखा है प्लस Fe2+, उसके बाद में आपको दे रखा है Mn2+, और उसके बाद में आपको दे रखा है Fe3+। जब भी आप इस रिएक्शन को लिखते हो तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार रिएक्शन को चेक कर लो कि जो भी रिएक्शन आपने लिखी है क्या वो करेक्ट भी है या नहीं है। अगर वो करेक्ट ही नहीं है तो भूल जाओ कि बैलेंसिंग सही होगा। ठीक है, चलिए आ जाओ अपने मूड में बैलेंस करने के लिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन को। तो हमारा मेथड कौन सा है? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसलिए हम लोग क्या निकालने वाले हैं? ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि मेथड का ही नाम है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर को।
चलिए निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को। आपको तो एकदम बेस्ट तरीके से पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपके 2 एलिमेंट दे रखे हैं, एक है 4 और एक है 1। तो मैंने आपको अभी बताया कि हम लोग उसी एलिमेंट का जनरली ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं जो सिंगल प्रेजेंट होता है, क्योंकि उससे हमारा कैलकुलेशन कैसा हो जाता है, ईजी, है ना। वैसे यहाँ पे तो एक ही आयरन है, तो अब यहाँ पे आयरन का ही निकालेंगे। इधर में भी आयरन को और इधर में भी मैंगनीज को, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा नंबर आ जाए एलिमेंट का तो आप उसको नहीं लेते हो, आप सिंगल वाले एलिमेंट को लेते हो कैलकुलेशन के लिए, ताकि आपका कैलकुलेशन कैसा बन जाए, ईजियर। सबसे पहले निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर, साइड में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेने का। चलिए निकालते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है MnO4 1-, ठीक है। आपको निकालना है मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले मैं इस मैग्नीज को X लिख दूंगी, क्योंकि मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। बीच में हमेशा कौन सा साइन लगाते हैं, बीच में कौन सा साइन लगाते हैं, प्लस। तो मैंने यहाँ लगाया है प्लस। अब मुझे एक बात बताओ कि इस ऑक्सीजन के नीचे में कितना नंबर है, 4। ऑक्सीजन के ऊपर में चार्ज कितना होता है, -2, है ना। अब मुझे बताओ इस मॉलिक्यूल के ऊपर में ओवरऑल चार्ज कैसा है, -1। -1 का उल्टा क्या होता है, +1 = 0। तो x - 8 + 1 = 0, x - 7 = 0। तो जब -7 इधर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, +7। समझा या नहीं, है ना। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो। बुक में सब डायरेक्ट देखे रखा है। उनको लगता है कि जो बच्चे 11 के हैं वो MSc करके बैठे हैं, MSc केमिस्ट्री है, इसलिए उन्होंने सब डायरेक्ट देखे रख दिया है। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट नहीं करा रही हूँ, मैं आपको साइड में वो चीज़ें भी बता रही हूँ जो बुक में डायरेक्ट देके रखी है, जो देना चाहिए था बट दिया नहीं है, लेकिन मैंने दे दिया है, तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपके मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया है, +7, है ना। मैंने यहाँ पे लिख दिया +7। यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, ठीक है। जब सिंगल एलिमेंट है तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की ज़रूरत ही नहीं, जो रहेगा उसी को लिख देंगे। चलिए यहाँ पे भी सिंगल एलिमेंट है तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। यहाँ पे भी सिंगल एलिमेंट है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3, ठीक है। चलिए करेंगे आगे। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि आप लोग करेंगे एटम्स को बैलेंस। मैं आपको इतने सारे स्टेप्स नहीं करवाने वाली हूँ, सिर्फ एक ही स्टेप में आंसर निकाल के दिखाऊंगी। इतना मस्त ट्रिक है, इसलिए प्लीज़ सब लोग ध्यान से आंखें और दिमाग खोल के इसको देखना, ठीक है। चलिए अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैग्नीज कितने हैं, 1। यहाँ पे मैग्नीज कितने हैं, 1। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है मैग्नीज के टर्म्स में, हाँ। मैग्नीज लेफ्ट हैंड साइड में भी है आपकी 1 और राइट हैंड साइड में भी है 1, है ना, यस। आयरन यहाँ पे कितने हैं, 1, और यहाँ पे भी आपके आयरन कितने हैं, 1। तो आपके आयरन भी कितने हैं, बैलेंस। अब सुनो, आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे तो ऑक्सीजन नहीं है, फिर उसका क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो अपने दिमाग में एक फिट करो कि भाई ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसीलिए तो हम लोग इन चीज़ों को बैलेंस करने वाले हैं ना, क्योंकि इस रिएक्शन का नाम ही क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। मतलब इस रिएक्शन में असली में आप लोग क्या करने वाले हो, ऑक्सीजन को बैलेंस, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड रिएक्शन का ही नाम है, बैलेंसिंग का ही नाम है, तो ऑक्सीजन को ही तो बैलेंस करना है। इसलिए मैंने मैग्नीज को देखा दोनों तरफ है 1-1, आयरन को देखा दोनों तरफ है 1-1। चलिए करेंगे आगे। मैंने यहाँ पे ये जाना, आप लोगों ने इसके पहले कसम खाई थी कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीज को देखोगे तो राइट हैंड साइड में भी आप मैग्नीज को ही देखोगे, कसम को याद रखो। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जब आप आयरन को कंपेयर कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको राइट हैंड साइड में भी किसको देखना है, आयरन को देखने का है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है +7, यहाँ पे आपका मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 2, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 5 इलेक्ट्रॉन का। समझा या नहीं। यहाँ पे आपके मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है +7, यहाँ पे है +2। 7 - 2 कितना होता है, 5। अब देखेंगे आयरन को। यहाँ पे आपके आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यहाँ पे आपके आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। 3 - 2 कितना होता है, +1, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम लोगों ने अनबैलेंस रिएक्शन को एज इट इज़ लिख दी, सभी के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए, एटम्स को देख लिया कि बैलेंस है या नहीं है, अगर नहीं है तो उसको बैलेंस करेंगे, और आपको क्या करना है, चेंज निकालना है। तो यहाँ पे जब मैग्नीज देखा तो यहाँ भी मैग्नीज कितने का चेंज है, 5 का।
यहाँ जब आयरन देखा तो यहाँ भी आयरन, कितने का चेंज है, 1 का। अब देखो क्या करना है, मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप बताई थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपको इस तरीके से लिखना है, मैग्नीज और आयरन, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि मैग्नीज के केस में आपके कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, मैग्नीज के केस में आपके 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। देखो ये है तो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क, लेकिन मैं आपको इजी तरीके से बता रही हूँ, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीज थे +7, यहाँ पे मैग्नीज थे +2, तो कितने का चेंज है, 5 का। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 का चेंज। और मुझे बताओ कि आपका जो आयरन है, आयरन के इसमें चेंज कितने का है, 1 का, इसलिए आयरन के सामने मैंने 1 लिख दिया। मैग्नीज के सामने आपका चेंज कितने का है, 5 का, इसलिए मैंने मैग्नीज के सामने 5 लिखा है। आयरन के सामने आपका चेंज कितने का है, 1 का, इसलिए आयरन के सामने लिखा है 1। तो मैंने आपको बताया था कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब आप लोग मैग्नीज को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 1 और आप लोग आयरन को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2। देखो इससे इजी चीज़ तो आपको मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने इतना इजी तरीके से इस सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट को मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने रिएक्शन को लिख दी, सभी के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए, और फिर उसके बाद देखा कि जितने आयरन लेफ्ट में उतने ही आयरन है या नहीं है, जितने मैग्नीज लेफ्ट में उतने मैग्नीज है या नहीं है, देख लिया। उसके बाद में मैंने इलेक्ट्रॉन का चेंज निकाल लिया कि ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज का वैल्यू कितना आ रहा है, और उनके सामने लिख दिया। फिर मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। मैग्नीज में चेंज है 5 का, इसलिए मैंने मैग्नीज के सामने लिखा है 5। आयरन में चेंज है 1 का, इसलिए मैंने आयरन के सामने लिखा है 1। अब मैं क्या कर दूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब मैग्नीज को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 1 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का है। आयरन को मैं मल्टीप्लाई कैसे करूंगी, 5 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का है, ठीक है। इस रिएक्शन को एज इट इज़ नीचे देख के लिख लेंगे, एज इट इज़ MnO4 1- प्लस Fe2+ gives Mn+2 प्लस Fe3+, ठीक है। यही था आपका, चलिए करेंगे। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बोला है कि आपको मैग्नीज को कैसे मल्टीप्लाई करना है, 1 से। तो जहाँ पे मैग्नीज आपको दिख रहा है, आप वहाँ पे 1 से उसको मल्टीप्लाई कर लो। आयरन को आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। तो जहाँ पे आपको आयरन दिख रहा है, वहाँ पे आप आयरन से 5 से उसको मल्टीप्लाई कर दो आयरन को, ठीक है। चलिए देखेंगे आगे मैंने यहाँ पे ये जानना, ध्यान से सुनना, जहाँ पे ऑक्सीजन है आपके कम, एक ही स्टेप में सारा करा रही हूँ, जहाँ पे ऑक्सीजन है आपके कम, वहाँ पे आप लोग ऐड करेंगे पानी को। जहाँ पे ऑक्सीजन है कम, जिस साइड ऑक्सीजन है कम, उस साइड ऐड करेंगे पानी को। देखो लेफ्ट साइड में आपके ऑक्सीजन 4 है, बट क्या राइट साइड में कोई ऑक्सीजन है, नहीं है। लेफ्ट साइड में तो 4 ऑक्सीजन है, बट क्या राइट साइड में कोई ऑक्सीजन है, नहीं है। तो जिस साइड ऑक्सीजन कम है या जिस साइड ऑक्सीजन है नहीं, आप उस साइड में किसको ऐड करोगे, पानी को। तो चलिए कर दिया मैंने पानी को ऐड, समझा या नहीं, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल इसको ऐसे लिखा था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और लिख दिया। उसके बाद आपको देखना है जिस साइड ऑक्सीजन कम है या जिस साइड ऑक्सीजन है ही नहीं, आप उस साइड में किसको ऐड करेंगे, पानी को, समझ गया। चलिए अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे आपके ऑक्सीजन कितने हैं, 4, यहाँ पे आपके ऑक्सीजन है 4, बट यहाँ पे आपके ऑक्सीजन कितने हैं, 1। यहाँ पे ऑक्सीजन है 4, यहाँ पे ऑक्सीजन है 1, तो यहाँ पे मुझे 4 लाने के लिए कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो मैंने यहाँ पे ये जानना कि यहाँ पे आपके ऑक्सीजन है 4, बट यहाँ पे आपका ऑक्सीजन 1 ही था, मुझे 4 करने पड़ेंगे ना। तो मैंने यहाँ पे 4 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। हमारा लास्ट स्टेप क्या कहता है, लास्ट स्टेप मेरा ये कहता है कि अगर, ध्यान से सुनना, अगर आपने जिस भी साइड पानी को ऐड किया है ना, उसके उल्टे वाले साइड, आपने जिस भी साइड पानी को ऐड किया है ना, उसके उल्टे वाले साइड में आपको H+ आयन को ऐड करना है। आपको किसको ऐड करना है, H+ आयन को। जिस भी साइड में आपने पानी को ऐड किया है, उसके उल्टे वाले साइड में आपको किसको ऐड करना है, H+ आयन को, समझा या नहीं।
अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन कितने हैं? 8, 4 2 जार 8 है ना। यहाँ पे H+ कितने हैं? 1। यहाँ पे हाइड्रोजन है 8 और यहाँ पे आपका H+ सिर्फ और सिर्फ 1 है। मतलब अगर मुझे यहाँ पे 8 हाइड्रोजन चाहिए तो मुझे यहाँ पे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 से। तो देखो, ये आपको मैंने रिएक्शन को कर दिया बैलेंस। बुक में ये रिएक्शन को बैलेंस करवाने के लिए एक पेज दे रखा है, फिर भी वो मुझे लगता है कि समझ में नहीं आएगा। तो समझ गया? तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस चीज़ को। कितना आसान था ना, मैंने 2 स्टेप में करके दिखाया आपको। ये इससे ईजी नहीं बता सकती हूँ क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट है। तो सबसे पहले आपको दे रखी है रिएक्शन, तो रिएक्शन लिख लो एज इट इज़ जैसी दे रखी है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद में आपको एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है, आपको उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और उसके बाद आपको एटम्स को बैलेंस करना है। देखना है कि मैग्नीज जितने लेफ्ट में उतने राइट में है या नहीं है, आयरन जितने लेफ्ट में उतने राइट में है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे? आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज और कसम खानी है कि अगर लेफ्ट में मैग्नीज को देखा है तो राइट में भी किसको देखेंगे? मैग्नीज को ही देखने का। तो आपने लेफ्ट में मैग्नीज देखा, राइट में मैग्नीज देखा, 7 - 2 कितना होता है? 5। ऐसे ही लिखने का, बिल्कुल जैसा मैंने बताया, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। कसम खाई थी, अगर लेफ्ट में आयरन को देखोगे तो राइट में भी किसको देखने का? आयरन को देखने का। कितने का चेंज है? यहाँ है +2, यहाँ है +3। 3 - 2 कितना होता है? 1। लिख दिया। मैग्नीज में कितने का चेंज है? 5 का। आयरन में कितने का चेंज है? 1 का। उसके बाद आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैंने इस तरीके से इसको कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मतलब आपको मैग्नीज को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से। आयरन को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। बस वही वाली चीज़ कर दी, मैग्नीज को 1 से, आयरन को 5 से। ठीक है, फिर मेरा रूल क्या कहता है कि जिस साइड ऑक्सीजन है कम या जिस साइड ऑक्सीजन है ही नहीं, उस साइड में आप क्या ऐड करोगे? उस साइड में आप ऐड करोगे पानी को। इसलिए मैंने ऐड किया पानी को, क्योंकि इस साइड में ऑक्सीजन है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके ऑक्सीजन है, बट क्या आपके राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन है? नहीं है। इसलिए मैंने क्या ऐड किया? पानी को। किस साइड में ऐड किया? राइट हैंड साइड में, जिस साइड में ऑक्सीजन है ही नहीं या कम है। ठीक है, चलिए फिर आपको करना है ऑक्सीजन को बैलेंस। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 4। यहाँ पे आपने पानी को ऐड किया तो ऑक्सीजन 1 ही था। इस साइड ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे मुझे 4 को मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, फिर मेरा रूल क्या कहता है कि जिस साइड मैंने पानी को ऐड किया है ना, उसके उल्टे वाले साइड मेरे को H+ को ऐड करने का है। जिस साइड मैंने पानी को ऐड किया है उसके उल्टे वाले साइड मेरे को H+ को ऐड करना है। आगे मैंने यहाँ पे ये जानना कि हाइड्रोजन कितने हैं? 4 2 जार 8। यहाँ पे H+ थे, यहाँ पे हाइड्रोजन है 8, तो मुझे यहाँ भी तो हाइड्रोजन 8 चाहिए ना, इसलिए मैंने यहाँ पे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया है? 8 से। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस। रिएक्शन इज बैलेंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन एसिडिक मीडियम। ये क्या हुआ आपका? एसिडिक मीडियम, क्योंकि यहाँ पे H+ आयन आए हैं और H+ आयन कौन से मीडियम में होते हैं? एसिडिक मीडियम में। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, इससे बेस्ट तरीका और नहीं हो सकता इसको पढ़ाने का। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे आपका प्रॉब्लम 6.6 जो कि दिया है पेज नंबर 86 पे। उसको भी आपको करना है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। प्रॉब्लम 6.6 को करते हैं। प्रॉब्लम 6.6 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे पास तो इजी ट्रिक है, हम तो उसको यूँ कर लेंगे। तो देखते हैं उस चीज़ को, देखेंगे प्रॉब्लम 6.6 को। आपको क्वेश्चन में जो रिएक्शन दे रखी है वो है CuO + 2 अमोनिया gives Cu + अमोनिया gives Cu + N2। ये आपको क्वेश्चन में रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, चलिए अब करेंगे हम लोग इस चीज़ को बैलेंस। देखो थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको जो दिखती है वो इजी होगी, कुछ चीज़ डिफ़िकल्ट भी हो सकती है ना। तो हम लोग डिफ़िकल्ट वाली चीज़ को भी एकदम इजी तरीके से करेंगे। तो चलिए देखेंगे इस चीज़ को। यहाँ पे मैंने ये जाना, सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर मुझे बताओ, ये जो कॉपर है ये एक ऑक्सीजन से अटैच है।
अगर आपको एक ऑक्सीजन दिखता है, एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2, पता है ना। एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2। -2 का उल्टा क्या होता है, +2। तो आपका यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। एक ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, +2। तो इस कॉपर के ऊपर में कितना चार्ज है, +2। चलिए देखेंगे। अब आगे करेंगे इस अमोनिया का। इस अमोनिया में मैंने यहाँ पे ये जाना कि इस अमोनिया में यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच है। 3 हाइड्रोजन का कितना चार्ज रहेगा, +3, और +3 का उल्टा क्या होता है, -3। तो इस नाइट्रोजन का चार्ज कितना रहेगा, -3। ठीक है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन का कितना चार्ज रहेगा, +3। +3 का उल्टा क्या होता है, -3। आगे आ जाएंगे। यहाँ पे ये सिंगल एलिमेंट है। मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बताया था कि अगर आपको कहीं पे भी सिंगल एलिमेंट दिख जाए या एलिमेंट अपने खुद के साथ ही अटैच हो तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहता है, 0। इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा, 0। चलिए अब करेंगे आगे। सबसे पहला स्टेप जो मेरा कहता है कि मुझे रिएक्शन को एज इट इज़ लिखना है, मैंने रिएक्शन को एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या कहता है कि चलो उनके ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल लो, तो मैंने निकाल लिए उनके ऑक्सीडेशन नंबर को। अब हम लोग देखेंगे नंबर के चेंज को। तो मैंने यहाँ पे ये जानना कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में देखती हूँ कॉपर को, तो मुझे राइट हैंड साइड में भी किसको देखना है, कॉपर को। यहाँ पे है +2, यहाँ पे है 0, मतलब आपका जो चेंज है वो कितने का है, आपका चेंज है 2 का, क्योंकि यहाँ पे है +2 और यहाँ पे है 0। तो आपका जो चेंज है वो कितने का है, 2 का चेंज है। यस और नो, आ जाओ यहाँ पे। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में देखूंगी नाइट्रोजन को, तो मैं राइट हैंड साइड में भी किसको देखूंगी, नाइट्रोजन को ही। ठीक है, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 0, तो इसका भी चेंज कितने का रहेगा, 3 का। ठीक है, ये जो भी चेंज आते हैं ना, ये चेंज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते क्योंकि आपने उसका डिफरेंस लिया है। तो यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 0, तो 2 - 0 2। यहाँ पे है -3, यहाँ पे है 0, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आएगा, 3। चलिए देखेंगे आगे। अब मैं करूँगी एटम्स को बैलेंस। तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि एटम्स को जब मैं करवा रही हूँ ना बैलेंस, तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे आपके कॉपर कितने हैं, 1, यहाँ पे भी कॉपर कितने हैं, 1। तो क्या आपका कॉपर बैलेंस है, हाँ बैलेंस है। देखेंगे नाइट्रोजन को, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 1, बट यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 2। देखो फिर से, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 1, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 2। इसका मतलब यहाँ पे राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन 2 है, बट लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन 1 ही है। तो मुझे यहाँ पे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, है ना, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन 2 थे, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 ही था, इसलिए मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। क्योंकि अब दोनों तरफ नाइट्रोजन कितने हो गए, 2, तो आपके नाइट्रोजन भी हो गए बैलेंस। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहुत काम का स्टेप है। पहले इसका चेंज निकालेंगे, इसका चेंज निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन 1 ही था, राइट हैंड साइड में 2 थे, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो इस चेंज को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बहुत बहुत काम की चीज़ है। जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, चलिए देखेंगे। अब मैंने यहाँ पे ये जाना कॉपर और नाइट्रोजन। मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस क्यों नहीं किया, क्योंकि रिएक्शन का नाम ही है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो पानी और H+ आयन की हेल्प से आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तो बैलेंस करना है ना। चलिए, मैंने यहाँ पे ये देखा कि कॉपर में आपके चेंज कितने का है, कितने का चेंज है, 2 का। नाइट्रोजन में आपका चेंज कितने का है, 6 का, 3 2 6। फिर से देखो, कॉपर में आपका चेंज कितने का है, 2 का। नाइट्रोजन में आपका कितने का चेंज है, 3 2 6 का चेंज है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ पे भी आप ले सकते हो सिंपलेस्ट रेशो, तो वहाँ पे आपको क्या लेने का है, सिंपलेस्ट रेशो। देखो डिफ़िकल्ट तो है बट समझना तो पड़ेगा ना। आपको यहाँ सिंपलेस्ट रेशो लेना है, तो आप इस 2 को 1 भी लिख सकते हो और एक 6 को 3 भी ले सकते हो। मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया है, 2 1 2, 2 3 6। इस कॉम्प्लिकेटेड वाली चीज़ को और सिंपल बना दिया है 2 से डिवाइड करके, क्योंकि जब 2 से डिवाइड होता है, अगर 2 से डिवीज़न पॉसिबल है तो आप वहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे।
उसके बाद क्या करने का है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब आपको कॉपर को मल्टीप्लाई किससे करना है, आपको कॉपर को मल्टीप्लाई करना है 3 से। आपको नाइट्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको नाइट्रोजन को मल्टीप्लाई करना है 1 से। समझा या नहीं? तो सबसे पहले मैंने रिएक्शन को लिख दी थी, ऑक्सीडेशन नंबर उनके निकाल लिए थे, चेंज निकाल लिया था, फिर आइटम को बैलेंस किया। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 थे, यहाँ पे 1 ही था, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है ना आइटम को, तो इलेक्ट्रॉन के चेंज को भी मुझे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैंने लिख दिया कि कौन सा एलिमेंट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन चेंज है। अब यहाँ पे 2 6 है, तो मैं 2 6 को 2 से डिवीजन पॉसिबल है, अगर पॉसिबल नहीं होता है तो नहीं करना है, बट यहाँ पॉसिबल है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। फिर मैं क्या करूँगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैंने बिल्कुल इसको ऐसे लिख दिया। चलिए अब ऊपर वाली रिएक्शन को एज इट इज़ देख के लिख देंगे। ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि मुझे कॉपर को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 3 से। कॉपर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर देंगे। जहाँ पे आपको कॉपर दिख रहा है उनको 3 से मल्टीप्लाई। आपको नाइट्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। नाइट्रोजन को किससे करने का है, 1 से, इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, तो आपने नाइट्रोजन को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे एक बात बताओ, 2 1 ज़ार कितना रहता है, 2, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए, मेरा स्टेप क्या कहता है कि जिस साइड में ऑक्सीजन है कम या जिस साइड में ऑक्सीजन है नहीं, उस साइड में किसको ऐड करेंगे, पानी को। जिस साइड में ऑक्सीजन है कम या जिस साइड में ऑक्सीजन है ही नहीं, उस साइड में आप ऐड करेंगे पानी को। तो देखो, यहाँ पे आपके ऑक्सीजन है, बट क्या आपके राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन है, नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन है, बट क्या राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन है, क्या नहीं है। इसलिए मैं राइट हैंड साइड में किसको ऐड करूँगी, पानी को। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन थे, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन नहीं थे, इसलिए मैंने राइट हैंड साइड में किसको ऐड किया, पानी को। चलिए अब देखेंगे आगे। यहाँ पे आपके ऑक्सीजन कितने हैं, 3। कितने ऑक्सीजन है, 3। देखो यहाँ पे ध्यान से, 3। पानी में ऑक्सीजन कितने हैं, 1। यहाँ पे ऑक्सीजन है 3, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है। तो अब मुझे अगर यहाँ पे ऑक्सीजन को 3 करने का है, तो मुझे यहाँ पे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। समझा या नहीं? यहाँ पे ऑक्सीजन 3 थे, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे 1 ही था। अगर मुझे यहाँ पे भी ऑक्सीजन को 3 करना है, तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरा आगे का रूल क्या कहता है, जिस साइड मैंने किया है पानी को ऐड, उसके अपोजिट साइड हम लोग क्या करते हैं, H+ आयन को ऐड। तो मैं यहाँ पे करूँगी H+ आयन को ऐड। जिस साइड हम लोग पानी को ऐड करते हैं ना, उसके अपोजिट साइड में हम लोग H+ को ऐड करते हैं। समझा या नहीं? चलिए करेंगे आगे। आगे मैंने यहाँ पे ये जानना कि यहाँ पे आपके हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 ज़ार 6। यहाँ पे आपके हाइड्रोजन कितने हैं, 6। ठीक है, लेकिन यहाँ लिखने से पहले एक बार चेक कर लो कि क्या पहले से हाइड्रोजन प्रेजेंट भी है क्या। देखो फिर से, मैंने इस साइड में ऑक्सीजन थे, इस साइड में नहीं थे, इसलिए इस साइड पानी को ऐड किया। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 थे, इसलिए मैंने इस पानी को 3 से मल्टीप्लाई किया। जिस साइड में पानी ऐड करते हैं उसके अपोजिट साइड में क्या ऐड करते हैं, H+ आयन को। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या करना है, 6। बट यहाँ 6 लिखने से पहले एक बार देख लो कि क्या पहले से हाइड्रोजन एटम है भी या नहीं है। तो यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन एटम है, यहाँ है 2, यहाँ है 3। 3 2 ज़ार कितना होता है, 6। 6 हाइड्रोजन एटम ऑलरेडी है। राइट हैंड साइड में भी है 6 हाइड्रोजन एटम, लेफ्ट हैंड साइड में भी है 6 हाइड्रोजन एटम। तो क्या यहाँ पे मुझे कुछ लेना पड़ेगा, नहीं। इसलिए मैं यहाँ लिख दूँगी 0 H+, क्योंकि यहाँ मुझे H+ की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर्मेलिटी के लिए आप यहाँ पे H+ लिख सकते हो, क्योंकि पानी को ऐड किया है तो उसके अपोजिट साइड में H+ को। बट यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो देख लो पहले से ही यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, तो यहाँ मुझे कुछ नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कर लिया इस रिएक्शन को बैलेंस। था डिफ़िकल्ट काम, लेकिन याद रखना है, याद ये रखना है कि आपको यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशो लेने का है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप गोइंग वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। लाइक और शेयर तो बनता ही है, क्योंकि इतना ईजी ट्रिक पड़ा है। थैंक यू वेरी मच।